नमस्कार दोस्तों, अशोक आईएएस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग पिछले वीडियोज़ में आपको कई सारे विदेश नीति, भारत की कूटनीति, भारत चीन संबंध आदि बातों पर विस्तृत चर्चा किया। आप लोगों का सहयोग सकारात्मक रहा, हमें अच्छा भी लगा। कम से कम आपके कमेंट्स आ रहे हैं, सर इस पे वीडियो होना चाहिए, ऐसा ऐसा। अच्छी बात ये रही कि आप सब जैसा भी सोच रहे हैं ठीक उसी प्रकार से वीडियो चल रहे हैं, और कहीं ना कहीं इसका लाभ आपको मुख्य परीक्षा, सिविल सर्विसेज के या प्रारंभिक परीक्षा या वनडे एग्जाम्स के किसी भी क्वेश्चन पेपर में आपको ऐसा सवाल पक्का मिलेंगे। आप ध्यान से इसको एक कहानी की नुमा ध्यान से सुनते जाइए। जैसे फिल्में आप देखते हैं, स्टेप टू स्टेप, स्टेप टू स्टेप आपको पता होता है। आप ऐसे ही इन सबको सुनते जाएं, देखते जाएं। आपको चाहे इतिहास हो, चाहे भूगोल हो, चाहे संविधान हो, या कह लीजिए करंट अफेयर्स हो, ये सारे की सारी चीज़ें आपके वीडियो में समायोजित रहती हैं। जब हम कभी एक खास टॉपिक पर, जैसे अकबर की धार्मिक नीति, जजिया को 1564 में बंद किया, दास प्रथा को 1562 में बंद किया, इबादत खाना को कब खोला, कब बंद किया, इन सारे बातों पर चर्चा करेंगे। तब आपको खास एक पॉइंट को लेकर चर्चा करेंगे आपसे, ताकि आपको ये पता चले कि आखिर क्या चीज़ें हैं। लेकिन वर्तमान में जैसा कि आप लोगों की मांग भी है कि सर महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा होती रहे, तो हम ऐसे ही टॉपिक को उठा रहे हैं ताकि आपको अच्छा लगे। और हाँ, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। इससे हमें ये लाभ होता है कि एक तो वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचता है, और दूसरी बात ये है कि इससे हमें भी फ़ायदा होता है। हमारा इंस्टीट्यूट है, हम उसमें अपना टीचिंग करते हैं, आप जैसे लोग पढ़ने आते हैं, तो इससे आपका भी भला है, हमारा भी भला है। और हाँ, ध्यान रहे, जो भी चीज़ें हम आपको बताते हैं, कोई भी एनालिसिस करते हैं किसी भी मुद्दे पर, उसमें केवल मेरा ही विचार नहीं होता है। हम आपको बताना चाहेंगे कि भारत का प्रतिष्ठित समाचार पत्र है द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, 2 अंग्रेजी के होते हैं और एक हिंदी का होता है दैनिक जागरण और हिंदुस्तान। इन 4 पेपर के महत्वपूर्ण कटआउट हम आपके पास प्रस्तुत करते हैं। और हाँ, दिल्ली की कुछ महत्वपूर्ण संस्थाएं भी हैं जिनका नाम मैं लेना चाहूँगा, क्योंकि वहाँ से मुझे बहुत काफ़ी सहयोग मिला है, और उनका जो अनुभव रहा है इस रास्ते में, इस पहल पे, वो बड़ा अच्छा रहा है। जैसे हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर जो आप ध्यान से देखें तो एक पत्रिका आती है विजन आईएएस की। करंट अफेयर तथा जीएस को आपस में कोरिलेट करने वाली सबसे बेहतरीन पत्रिका यदि कोई है तो विजन आईएएस की है। लेकिन इसके साथ साथ में यदि आप टीम दृष्टि के इनपुट लेते रहें तो आपको और अच्छा मिलेगा। तो इन सारे लोगों ने क्या क्या अच्छा किया है, कैसे क्या हुआ है, पीआईबी है, भारत का सरकारी स्रोत है, इन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों को हम कलेक्ट करते हैं, उसको विश्लेषित करते हैं, समीक्षा उस पर होती है, क्या चीज़ें आपके सामने परोसी जाए, क्या नहीं परोसी जाए, उन सब को करके तब हम आपके पास मिलाते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने देखा किस तरह से सुखोई है, राफेल क्या है, ब्रह्मोस जो कि दुनिया की सबसे ताकतवर मिसाइल है, ये सारे लोग, अग्नि है, कैसे भारत को मजबूत बनाते हैं। आज हम अपने भारत के ही इतिहास, भूगोल, संविधान को समेटते हुए इस बात पर गौर करेंगे कि आखिर हमारा पड़ोसी देश नेपाल कैसे भारत से प्रगाढ़ संबंध से बंधे होने के बावजूद वर्तमान में भारत और नेपाल के मध्य में चीन की दीवार खड़ी हो गई है। क्या है काला पानी विवाद, और कैसे भारत इससे समझ पाए, और भारत की इस भारतीय उपमहाद्वीप में बिग ब्रदर की क्या सिंड्रोम है या क्या भूमिका है, इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे। तो आज हमारे इस चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण जो इसका बिंदु है वो ये है, भारत नेपाल संबंध, जिसमें हम आपको रामायण से लेकर और 2020 तक के इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। ये वीडियो लगभग 20 से 25 मिनट का रहेगा। आपको अधिकतम जानकारी यदि लेनी है तो आप कृपया पूरा वीडियो देखिए, आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। और हाँ, यदि आपको अच्छा लगे तो इसमें जो आपके मन में विचार आए, महत्वपूर्ण कमेंट्स आए, उनको जरूर शेयर करें। यह आपके लिए भी लाभदायक होगा, मेरे लिए भी। जैसा आप कहेंगे उसी के अनुसार हमारे वीडियोस रहेंगे। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं
कि भारत और नेपाल के मध्य संबंध वर्तमान में बिगड़ क्यों गए। चलिए, तो आपने देखा कि भारत का जो संबंध है नेपाल से वो राजा राम के समय से है। आपने देखा कि जनकपुर जो कि नेपाल में है इस समय, वहीं की हमारे जनक दुलारी माता सीता थी। वहीं से राम का विवाह हुआ, राम के बाकी तीनों भाइयों का विवाह वहीं हुआ और वहीं से भारत और नेपाल का संबंध शुरू होता है। जैसा भी हो, वहाँ से आगे बढ़ते बढ़ते आते हैं लुम्बिनी में। आपने देखा कि विश्व का महत्वपूर्ण एक धर्म है बौद्ध धर्म, उसका जन्म ही लुम्बिनी में हुआ। कह सकते हैं कि भगवान बुद्ध का जन्म ही लुम्बिनी में हुआ। और यहाँ तक कि भगवान बुद्ध के जन्म के अलावा भगवान बुद्ध का निर्वाण, जिसे आप मृत्यु कहते हैं, वो भी कपिलवस्तु नेपाल में ही हुआ। जबकि भगवान बुद्ध का शिक्षा दीक्षा या अधिकांश चीजें ज्यादातर हिंदुस्तान भारत में हुई, खासकर श्रावस्ती में, जहाँ पर वो 20 साल तक ठहरे। तो बुद्ध काल से ही हमारे नेपाल और भारत के मध्य में सांस्कृतिक संबंधता रही है। लेकिन वर्तमान में समस्या इस बात की ठहरी कि भारत और नेपाल के मध्य सीमा विवाद हो गया। और हाँ, जब हम आपसे भारत नेपाल की सीमा की चर्चा कर रहे हों तो आपके हाथ में स्कूल एटलस जरूर होना चाहिए, ताकि आप इस बात को देख सकें कि भारत और नेपाल के मध्य कहाँ पर झंझट है, कहाँ पर समस्या है। तो उसको रख के तब फिर देखिएगा। तो वर्तमान में जो सीमा है, जो समस्या है भारत नेपाल के मध्य, उसका बड़ा कारण कोई अन्य देश है, तीसरा देश। ये चीज़ हमें पता कैसे चला? 2 स्रोत हैं। एक तो भारत की मशहूर अभिनेत्री मनीषा कोइराला का नाम आपने सुना ही होगा। वो नेपाल मूल की हैं। उनकी जो फिल्म इंडस्ट्री की सबसे बड़ी उद्योग है वो भारत से है। खर्चा पानी पैसा प्यार सब कुछ भारत से मिला। लेकिन जब कभी नेपाल की बात आई तो हमेशा नेपाल सरकार का उन्होंने सहयोग किया। अच्छी बात है, हर कोई अपना राष्ट्रवाद के माध्यम से चलता है। लेकिन उन्होंने अपने ब्लॉग में ये चीज़ लिखा कि भारत नेपाल के मध्य जो भी संबंध रहे हैं, इनमें तीनों देशों की महत्वपूर्ण भूमिका है। अब तीनों देशों में 3 कौन आया? भारत और नेपाल के अलावा आया कौन? कहीं ना कहीं किसी और तीसरे देश का त्रिकोण रहा है। फिलहाल देखते हैं कि आखिर भारत और नेपाल के मध्य में क्या चिंता रही है। तो भारत में जो हिंदू धर्म है, आपको पता होगा कि नेपाल एक हिंदू राष्ट्र था, लेकिन 2015 में जैसे उसका संविधान बनाया, उसने अपने आप को धर्मनिरपेक्ष घोषित कर दिया। हालांकि उसका संविधान बड़ी लचीली है, कभी इधर कभी उधर होती रहती है। तो भारत के हिंदुओं में एक बहुत आस्था का प्रतीक है कैलाश पर्वत। आपको पता ही होगा कैलाश पर्वत तिब्बत में है, जिसको 1950 में चाइना ने हड़प लिया। तो भारतीयों को यदि कैलाश की यात्रा करने जानी हो, आप मैप को उठाइए और मैप में देखिए कैलाश पर्वत कहाँ पर है, वो तिब्बत में है। तो यदि कोई भारत का व्यक्ति कैलाश की यात्रा करता है तो उसके पास में 3 रास्ते होते हैं। एक रास्ता होता है नाथुला से होकर, नाथुला दर्रा जो कि सिक्किम में है, वहाँ से होकर। दूसरा रास्ता है काठमांडू से सीधे जाकर। और तीसरा जो रास्ता है वो भारत के उत्तराखंड नामक एक राज्य के एक जिला है पिथौरागढ़, वहाँ से होकर भारत के ही एक दर्रे लिपुलेख तक रास्ता बनाकर जाया जा सकता है। समस्या यहाँ पर हुई कि वर्तमान में भारत सरकार वर्ष 2008 से ही लगातार एक सड़क का निर्माण कर रही है कि नाथुला दर्रा या काठमांडू के अलावा भारत को बोले तो कैलाश तक पहुंचने में आसानी हो, इसके लिए BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने एक सड़क सीमा का निर्धारण किया, सड़क बनाया जो उत्तराखंड की पिथौरागढ़ से लेकर लिपुलेख होते हुए कैलाश तक जाता है। अब यहाँ पर पेच फंसने लगा। क्यों विवाद हुआ? ध्यान से जरा देखिए कि जो पिथौरागढ़ है वो उत्तराखंड में है। ध्यान दीजिएगा, भारत और नेपाल के मध्य में लगभग 1690 किलोमीटर की लंबी सीमा है। अब आप ध्यान से इस बात को देख सकते हैं, वो कौन कौन से राज्य हैं जो भारत और नेपाल के मध्य में सीमा बनाते हैं। क्या उत्तराखंड है? यस है। उत्तर प्रदेश है, बिहार है,
बाकी के राज्य के नाम आप देख लीजिए कि क्या पश्चिम बंगाल सीमा बनाता है, लगेगा। तो अब यहाँ पर पेच क्या हुआ, जब भारत अपना सड़क पिथौरागढ़ से लिपुलेख दर्रे तक बना लिया और उसके आगे भी नेपाल में बनाया, तो समस्या ये हुई कि भारत की पहुंच अब तिब्बत में होने लगी, जो कि चाइना कदापि नहीं चाहता है। अब चीन को यदि इस सड़क को रोकना हो तो अब इसके लिए जरूरी ये है कि वो नेपाल का सहयोग ले, क्योंकि लगभग 85% सड़क का हिस्सा भारत ने, बाकी 15% या 10% कुछ नेपाल में पड़ता है। अब अगर जो नेपाल इस रास्ते को रोक देता है तो भारत की सड़क बनना असंभव हो जाएगा। चीन ये चाहता है। चीन ने क्या काम किया, नेपाल को अपने पाले में लाने की पूरा प्रयास किया। इसके लिए उसने कुछ गेम खेला। भाई पैसे के मामले में चाइना तो नंबर 1 है ही है, इसमें कोई डाउट नहीं। और नेपाल जहाँ तक बात है तो एक गरीब राष्ट्र है। भारत की अर्थव्यवस्था 200 लाख करोड़ की है, जबकि नेपाल की अर्थव्यवस्था मात्र 200 करोड़ की है। तो सीधी सी बात ये होती है कि भारत और नेपाल के मध्य कोई सानी नहीं है। लेकिन अब चीन ने एक गेम खेलना शुरू किया, और वो गेम खेलना तो चाहता था, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन उसको मौका नहीं मिल रहा था कि आखिर नेपाल को अपने पाले में लाए कैसे। इसके लिए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 2 चालें चली। पहला चाल चला उन्होंने ओबोर परियोजना के तहत, वन बेल्ट वन रूट परियोजना में उन्होंने नेपाल को शामिल कर लिया। भारत सरकार ने इसका विरोध किया, 2017 की बात है। लेकिन इससे पहले की प्रकरण हम 2015 की आपको बताएं। आपको पता होगा कि मई या अप्रैल में नेपाल में एक भीषण भूकंप आया था 2015 में। ये 26 अप्रैल के साथ बात है, 26 मई की। उस भूकंप में हुआ क्या कि भारत ने नेपाल को काफ़ी कुछ सहायता दिया, और उसी समय 2015 में ही नेपाल का संविधान बन रहा था। उस संविधान में नेपाल के दक्षिणी छोर यानी उत्तर प्रदेश और बिहार के उत्तरी छोर के लोग जो कि नेपाल में रहते हैं, जिनको आप मधेसी कहते हैं, इन मधेसियों ने नेपाली संविधान में अपने लिए विशेष क्षेत्र की मांग की। इसको नेपाल की सरकार ने माना नहीं, इसलिए मधेसियों ने आंदोलन कर दिया, और इस मधेसी आंदोलन के चलते भारत से नेपाल को जो निर्यात होता था वो रुक गया। इस रुकावट की वजह से नेपाल में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो गई। नेपाल को मौका मिला अब इसी समय चीन के पाले में जाने को, और चीन को मौका मिला नेपाल को अपने खेमे में लाने को। उसी समय BRI प्रोजेक्ट शुरू हुआ था चीन का। तो 2015 में भारत सरकार ने अपनी रसद आपूर्ति को रोककर नेपाल को चीन के पाले में जाने पर विवश किया। कहीं ना कहीं ये कमी रही। अब इसके पीछे क्या कारण है, कैसे क्या है, उसको छोड़ दीजिए। ये हम डायरेक्ट देखें प्रत्यक्ष रूप से, तो नेपाल को अब चीन के पाले में जाने के लिए भारत ने कहीं ना कहीं मौका दिया। दूसरा बात 2017 में आता है। 2017 में ओबोर परियोजना में नेपाल चीन के प्रोजेक्ट में शामिल हो गए। भारत सरकार ने नेपाल का विरोध किया। इसलिए विरोध किया क्योंकि जो चाइना की ओबोर परियोजना है वो भारत के पीओके से होकर जाती है, और भारत इसका विरोध करता है, कहता है कि हमारे संप्रभुता का बात है, और हम इस ओबोर परियोजना में इसलिए शामिल नहीं होंगे क्योंकि ये पीओके से जाता है। अब यदि भारत उसमें सम्मिलित नहीं हो रहा है तो भारत चाहेगा कि इसके जितने भी मित्र देश हैं, नेपाल हो, श्रीलंका हो, आज सारे देश, वो BRI में ना मिले, जो चीन की ओबोर परियोजना है। इसी के परिप्रेक्ष्य में 2017 में भारत ने नेपाल से कहा कि आप ओबोर में मत सम्मिलित होइए। नेपाल को ये बात और नागवार गुजरी। एक तो 2015 में 2 कठिनाई सहना पड़ा, भूकंप और भारत की रसद आपूर्ति में रोक, और तीसरी अब कठिनाई नेपाल के सामने था कि भारत कह रहा है कि चीन की ओबोर परियोजना में मत सम्मिलित हो। नेपाल को लगा कहीं ऐसा तो नहीं कि इस उपमहाद्वीप में इंडिया बिग ब्रदर का रोल निभा रहा हो और अपने छोटे भाई नेपाल को अपने शिकंजे में कसना चाहता हो।
अब क्या आलम था, क्या सोचा नेपालियों ने इसका, लेकिन परिणाम ये निकला कि चीन की तरफ झुकाव नेपाल का होता गया। हालांकि बाद में हमारे पीएम ने इसको सुधारने की कोशिश की, लेकिन एक समस्या ये आई कि नेपाल में एक सरकार बन गई कम्युनिस्ट नेपाल की, जिसके नेता हैं केपी शर्मा ओली, वो प्रधानमंत्री हैं वहाँ की। अब समस्या हम यहाँ पर आके देखते हैं कि आखिर नेपाल और भारत का संबंध बिगड़ा कहाँ से। तो यहाँ पर बिगड़ने का संबंध जो आरंभ हुआ था चरम पे आने वाला है। कैसे? चीन ने केपी शर्मा ओली से कहा कि आप हमारे खेमे में तो आ ही चुके हैं, लगभग आ चुके हैं, तो एक काम करिए, आप हमारे तरफ से कुछ काम करिए। केपी शर्मा ओली करने को तैयार नहीं थे। तब तक उनके कुछ नेताओं जैसे पुष्प कुमार दहल प्रचंड हैं, झालानाथ हैं, या माधव कुमार नेपाल हैं, आदि सारे लोगों ने केपी शर्मा ओली से इस्तीफा मांगा या अपना भी हिस्सा मांगा। तो ओली साहब को लगा कि शायद हमारी सरकार गिर जाए, तब इन्होंने कम्युनिस्ट चाइना से मदद मांगी। चाइना को अवसर मिल गया और उसने सीधे सीधे अपने राजदूत यांग हांकी, कोई है एक महिला है, चीन की राजदूत है नेपाल में, उसके माध्यम से उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने नेपाल की सरकार में हस्तक्षेप करना शुरू किया। इसमें क्या हुआ कि चीन ने कहा कि यदि आप हमारे खेमे में आ रहे हैं तो आप एक काम करिए, आप भारत के खिलाफ बोलिए। यदि आप भारत के खिलाफ रहेंगे, आप मेरे समर्थन में रहेंगे, तो हम आपकी सरकार को गिरने से बचा सकते हैं। ओली साहब ही तो चाहते थे। तुरंत चाइना का उनको मदद मिला और उन्होंने भारत सरकार के खिलाफ जहर उगलना आरंभ कर दिया। चीन देख रहा था इस बात को, तुरंत उसने क्या काम किया, पहल कहा। और हाँ, इसी समय नवंबर 2019 में कोरोना आ गया और कोरोना के चलते चीन की बड़ी फजीहत हुई, और इस फजीहत में कहीं ना कहीं भारत का हाथ था, क्योंकि जब ऑस्ट्रेलिया ने मांग किया कि कोरोना कैसे आया, कहाँ आया, इसकी स्वतंत्र जांच होनी चाहिए, तो भारत ने भी इसका समर्थन किया था। बात इसकी वजह से चाइना को लगा कि यदि भारत स्टैंड कर गया तो कहीं ना कहीं चाइना के नुकसान होगा। तो चाइना ने क्या सोचा कि अब भारत की हम फजीहत कराते हैं। उसने क्या काम किया, नेपाल को एक प्रपत्र दिया और कहा अब इसको आप अपने संसद में पढ़ दीजिए। और केपी शर्मा ओली साहब उस प्रपत्र को पढ़े और उसमें जानते हैं क्या लिखा था? उसमें यह लिखा था कि भाइयों और बहनों या दोस्तों, चीन की कोरोना ने या इटली की कोरोना ने उतना नुकसान नेपाल को नहीं पहुंचाया जितना इंडिया के कोरोना ने नेपाल को पहुंचाया नुकसान। ये सीधे सीधे भारत की बेइज्जती थी। उसके कहने का सीधा सा मतलब था कि जो नेपाल में कोरोना है उसका कारण इंडिया है। अब इंडिया को ये बात कैसे अच्छा लगी, तो इंडिया ने इसका स्टैंड लिया और इसके विपक्ष में उसने अपनी बातों को रखा। लेकिन केपी शर्मा ओली साहब इस बात को मानने को तैयार नहीं थे, क्योंकि उनको चीनी आशीर्वाद प्राप्त था और वो चाइनीज समर्थन पर टिके हुए थे। अभी चाइना अपना हाथ हटा लेगा तो केपी शर्मा साहब की गद्दी खत्म हो जाएगी और कौन अपनी गद्दी को समाप्त करना चाहेगा। इसलिए वो चाइना के अंडर में आके ये बात कह डाले। लेकिन इससे विशेष फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि दुनिया जानता है कि कोरोना किसकी देन है, कहाँ पर है, कैसे क्या है। चाइना को फिर टेंशन कि लगता है कि ये तो वार खाली, तो उसने दूसरा चाल अपना चला कि जब भारत सरकार पिथौरागढ़ से लिपुलेख दर्रे तक और उसके आगे कैलाश तक सड़क बना रहा था, तो चाइना ने देखा कि जो लिपुलेख नामक जगह है वो ट्राई जंक्शन है। ट्राई जंक्शन का नाम आप समझते होंगे, एक ऐसा जगह है जहाँ पर 3 देशों की सीमाएं आपस में मिलती हों। आप मैप को उठाइए और उसमें देखिए लिपुलेख ऐसी जगह पर है जहाँ पर इंडिया, नेपाल और तिब्बत यानी चीन, इन तीनों की सीमाएं आपस में मिलती हैं। ठीक उसी तरह जैसे डोकलाम में है। ये बहुत रणनीतिक मुद्दा वाला बात था।
चीन ने सोचा कि ये देश सड़क बना तो फिक्स है इंडिया की पहुंच तिब्बत तक हो जाएगी, और हो सकता है कि जैसे हम हिंदुस्तान में माओवाद को फैला रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि इंडिया तिब्बत को अलग कर दे चीन से, जैसे बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग किया था। इस डर की वजह से चाइना ने नेपाल से कहा, आप एक काम करिए, आप जो 3 जगह है, लिपुलेख, लिपियाधुरा और काला पानी, इन तीनों को आप एक काम करिए, अपने नक्शे में दर्शाइए। नेपाल ठहरा चीनी गुलाम, नेपाल नहीं, हम नहीं कहेंगे, नेपाल के पीएम ठहरे चीनी गुलाम। उन्होंने चीन के कहने की वजह से अपने नक्शे में एक संशोधन किया, और संशोधन में उन्होंने लिपुलेख दर्रे को, काला पानी को और लिपियाधुरा नामक तीनों क्षेत्रों को नेपाली नक्शे में बना दिया और उसको रिलीज भी कर दिया, और वहाँ की राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने उसको सहमति भी दे दी, वो भी बिना भारत से पूछे जाने कोई सलाह मशविरा के बावजूद। ये बड़ी बात थी, क्योंकि अभी तक जब से 1950 में भारत नेपाल के मध्य समझौता हुआ था, ऐसा फिलहाल कोई मैटर नहीं हुआ था जिसमें नेपाल और इंडिया के मध्य ऐसे संबंध तनाव से गुजरे हों। अब समस्या इस बात की थी कि इंडिया क्या करे। अब हम आपको ये बताना चाहेंगे कि आखिर में इंडिया और नेपाल के मध्य में ये तीनों क्षेत्र आए कैसे थे, कैसे क्या हुआ था, विवाद का कारण कैसे क्या बना था, क्यों लिपुलेख, लिपियाधुरा और काला पानी को ही नेपाल ने अपने में बताया, क्या था। तो इसके लिए थोड़ा सा हम आपको इतिहास में लेकर चलते हैं, जब भारत पर अंग्रेजों का शासन था। तो 1776 के आसपास में, 73 के आसपास, जब अमेरिका इंग्लैंड के हाथों से निकल गया, तो इंग्लैंड की भूखी मशीनों का जो भूख था वो इंग्लैंड के कच्चा माल शांत नहीं कर सकते थे। तो अंग्रेजों ने कच्चे माल के तलाश में हिंदुस्तान तक आए और हिंदुस्तान को कब्जे में ले लिया। तो इस सोने की चिड़िया को पिंजरे में कैद कर लिया। अब समस्या इस बात की थी कि कहीं कोई इस पिंजरे को तोड़कर इस सोने की चिड़िया को न कब्जा कर ले। ये अंग्रेजों को हमेशा डर सताया रहता था। इसीलिए उन्होंने डचों से, फ्रांसीसियों से, पुर्तगालियों से सबसे युद्ध करके हिंदुस्तान से भगा दिया और अकेले राज करना प्रारंभ किया और जी भर के शोषण किया हिंदुस्तान का। लेकिन उसी समय, ये बात 1810 के आसपास की है, जब यूरोप में बिस्मार्क समाप्त हो चुका था। बिस्मार्क था, बाद में आया है। 1810 के आसपास की है कि जब रूस, उस समय रूस नहीं था, यूएसएसआर था, पूरी दुनिया की महाशक्ति में से एक माना जाता था, वो भी अपने साम्राज्य को प्रसार कर रहा था और उसका साम्राज्य हिंदुस्तान को टच करने लगा था। यदि आप ध्यान से हिंदुस्तान के मैप को देखेंगे तो जो अफगानिस्तान है आपका, यहाँ तक रूस का प्रसार था। अब भारत की रक्षा करने का दारोमदार इंग्लैंड के ऊपर था, तो इंग्लैंड ने रूसियों से हिंदुस्तान की रक्षा करने के लिए एक नीति अपनाना शुरू किया, जिसे कहते हैं बफर स्टेट। आपको पता होगा कि नेपाल एक भू-आबद्ध देश है, लैंडलॉक कंट्री है। अफगानिस्तान एक लैंडलॉक कंट्री है। हमारे भारत के ब्रिटिश शासकों ने क्या काम किया कि यदि भारत को बचाना है तो इसके चारों तरफ कुछ बफर स्टेट बनानी पड़ेंगे। इसके लिए उन्होंने पश्चिम में अफगानिस्तान को रूस और भारत के मध्य में बफर कर दिया, ताकि यदि रूस कभी कुछ करेगा तो पहले अफगानिस्तान में करेगा, बाद में इंडिया तक पहुंचेगा, तब तक हम संभल जाएंगे। उत्तर में उन्होंने नेपाल को बना लिया और पूरब में उन्होंने म्यांमार को बना लिया। इन तीनों तरफ से हिंदुस्तान की सीमाओं को अंग्रेजों ने घेर दिया। इन्हीं सीमांकनों के दौरान नेपाल और भारत के मध्य में थोड़ी सी झड़प हुई और ये झड़प हुआ 1814 से लेकर 1816 तक। और इस 2 वर्षीय युद्ध में नेपाल के राजा ने बुरी तरह से हार का सामना किया और अंग्रेज जीत गए। और इस जीत का जश्न आधुनिक बिहार का एक जिला है चंपारण। यदि आपके पास मैप हो तो उस मैप को उठाइए और देखिए, चंपारण आज 2 भागों में बटा है, एक पूर्वी चंपारण और एक पश्चिमी चंपारण। इन्हीं जगहों पर एक जगह है, इन्हीं राज्यों जिलों में एक जगह है जिसका नाम है सुगौली,
और उसी सुगौली में भारत नेपाल का एक संधि हुआ 1816 में, जिसे सुगौली संधि के नाम से जाना जाता है। इसी संधि में सीधे सीधे ये हुआ कि जो लिपुलेख दर्रा है, काला पानी है, ये जो काला पानी यहाँ पर एक नदी है, काली नदी है, कहा कि इसी काली नदी के साथ में भारत और नेपाल का हिस्सा माना जाएगा। उस समय नेपाल कमजोर राष्ट्र था, आज भी है, ऐसी बात नहीं कि बहुत मजबूत हो, भारत के एवज में तो बहुत कमजोर है, मान लिया। आज नेपाल क्या कह रहा है कि उसी 1816 के संधि के बाद में एक बार फिर संधि हुई थी, और कब हुई जरा देखिए, कि ये तो चलता है 1816 के साथ में, लेकिन 1816 के संधि के तहत अंग्रेजों को एक बड़ा लाभ मिला, जिसका लाभ आज भारतीयों को मिल रहा है। उसी समय अंग्रेजों ने नेपालियों से एक समझौता किया, कहा कि अब हमारे अंग्रेजी टुकड़ी में नेपालियों की एक टुकड़ी रहेगी, जिसे गोरखा सैनिक कहा जाता है, और ये रेजिमेंट बना गोरखा रेजिमेंट, जो आज भी अस्तित्व में है, और उन नेपालियों की ही अक्सर होती है। तो वो अंग्रेजी नेपाली सैनिक भारत में आए, और इन सैनिकों का बड़ा परिणाम निकला। जब 1857 में भारत में क्रांति हुई, तो इस क्रांति को दबाने में नेपाल की सरकार ने अंग्रेजों का बड़ा सहयोग किया, बहुत सहयोग, इतना सहयोग किया कि नेपाली सेना लखनऊ तक पहुंच चुकी थी, और गोरखाओं ने अंग्रेजों का साथ दिया। इससे भारत की क्रांति दब गई, और इसके एवज में अंग्रेजों ने नेपाल को उपहार भी दिया। आज का जनकपुर और कपिलवस्तु उन्हीं उपहार की देन है कि नेपाल में चले गए, अन्यथा वो इंडिया में थी। फिलहाल 1857 तक ये बातें समाप्त हो गई। बात धीरे धीरे और बढ़ती आई। 1950 में जब भारत गणतंत्र हुआ, तो नेपाल के साथ समझौता किया, और एक ऐसी मैत्री संधि थी जो कह सकते हैं अस्थायी था, और जहाँ पे भारत में नेपाल को जाने को, नेपाल को भारत में आने में कोई वीजा की आवश्यकता नहीं थी, रोटी बेटी का संबंध रहा। 1690 किलोमीटर की इस लंबाई में जो भारत और नेपाल के मध्य मिलती है, इसमें लगभग 98% क्षेत्र अविवादित है, मतलब एकदम सीमांकित है, ये आपका ही मेरा है। लेकिन ऐसे 1 या 2% क्षेत्र है जहाँ पे भारत और नेपाल का विवाद होता रहता है। आगे क्या हुआ जरा देखते हैं। वर्तमान में क्या समस्या आई? इस वर्तमान में समस्या का कारण ये रहा कि जब नेपाल ने कहा कि नहीं, वो जो लिपुलेख है, लिपियाधुरा है तथा काला पानी है, ये हमारे नेपाल का हिस्सा है, जबकि भारत बताता है कि नहीं, ये भारत का हिस्सा है। नेपाल को समस्या किस बात की हुई और क्यों इसको नया नक्शा जारी करना पड़ा? इसके पीछे 2 रीजन है। एक तो चीनी दबाव पहला कारण है, जो और दूसरा कारण है जब नवंबर माह में जब धारा 370 हटा कश्मीर से, तो भारत सरकार ने अपना नया नक्शा जारी किया, और उस नक्शे में काला पानी, लिपियाधुरा और लिपुलेख तीनों था, जिसके चलते नेपाल ने ऐसा कदम उठाया और उसने भी अपना नया राजनीतिक नक्शा जारी कर दिया। ये विवाद ऐसे होते रहे हैं और होते रहते हैं अक्सर, लेकिन अब यहाँ पर ये समझौता ये होना चाहिए कि आखिर नेपाल की सरकार ऐसा कर क्यों रही है और इसका क्या रिजल्ट निकल सकता है। तो आपको हम बता दें कि कुछ महीने पहले केपी शर्मा ओली ने कहा था कि नेपाल का मुकुट है एवरेस्ट चोटी, जो कि नेपाल में ही स्थित है, जबकि चीन ने क्या कहा था कि एवरेस्ट तो चीन का है, और जब चीन ने कहा कि एवरेस्ट हमारा है तो नेपाल ने कुछ नहीं कहा। लेकिन जब भारत ने कहा कि लिपुलेख हमारा है, तो ओली शर्मा साहब अपने नेपाल के राजनीतिक नक्शे को ही बदल दिए। तो कहीं ना कहीं नेपाल में इतनी पावर आई कहाँ से? वो चीनी सामान की वजह से। लेकिन आपको हम बताएं कि चीन और भारत के मध्य में नेपाल एक बफर स्टेट है, जो कि हिमालय के गोद में बसा हुआ है, और भारत के सामने उसका कोई विशेष अस्तित्व नहीं है। मधेसी आंदोलन, हाँ, सिविल सर्विस में एक सवाल अक्सर पूछ लेता है मैच करने के लिए कूट में, जिसमें आपसे कह देगा बताइए इनमें से कौन सही सुमेलित है। पहला कर देगा मधेसी, आगे लिख देगा किस राष्ट्र से है, नेपाल। दूसरा पूछेगा कुर्द, KURD, कुर्द, ये कहाँ से है, सीरिया। तीसरा पूछेगा रोहिंग्या, ये कहाँ से है, म्यांमार। और चौथा जो पूछे जाने की संभावना है
वो है उइगर मुसलमान। ये कहाँ रहते हैं? ये चीन के झिंजियांग प्रांत में रहते हैं। सिक्यांग जिससे आप, हाँ झिंजियांग में रहते हैं, जो सबसे पश्चिम में ताजिकिस्तान के पास पड़ता है। तो याद रखिएगा, कुर्द सीरिया में है, मधेसी नेपाल में है, रोहिंग्या म्यांमार में है, उइगर मुसलमान चीन में है। और एक चर्चा में और शब्द है, वो है हैती। हैती एक ऐसा समुदाय है जो यमन में रहता है, उसको भी जरा ध्यान से देखते रहिए। हैती या हुती नाम है। तो ये सब चर्चा में रहते हैं, अक्सर आपसे पूछ लिया जाता है। तो नेपाल के साथ में जो संबंध है, भारत को चाहिए साथ में समझौता करके बैठकर, और ये ध्यान दें कि नेपाल हमारा एक छोटा भाई है। कब? जब भारत ये समझता है कि हम एक बड़े भाई की भूमिका में हैं। और नेपाल को भी इस बात को समझनी चाहिए कि चाइना कभी भी हिमालय का सीना चीरकर नेपाल की मदद नहीं कर सकता पूरी तरह से। नेपाल को भारत के ऊपर निर्भर ही रहना पड़ेगा। आप मैप में देखिए, कौन सा ऐसा बंदरगाह है जो नेपाल के सर्वाधिक नज़दीक पड़ता है? क्या वो चेन्नई है, या उड़ीसा का पारादीप है, या विशाखापत्तनम है, या पश्चिम बंगाल का कोलकाता है? तो जान लीजिएगा कि नेपाल के लिए जो महत्वपूर्ण बंदरगाह है वो कोलकाता है, और इसी कोलकाता पोर्ट के जरिए नेपाल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करता है। और इसके चलते भारत में लगभग 25 से 30 लाख नेपाली व्यक्ति रहते हैं, जिनको विभिन्न प्रकार के रोजगार, शिक्षा, वजीफा वगैरह वगैरह चीज़ें मिलती हैं। नेपाल कभी भारत से अलग होकर नहीं रह सकता, और चाइना इस बात को जानता है कि बिना नेपाल में घुसपैठ की हम भारत को कमज़ोर नहीं कर पाएंगे। इसलिए चाइना अपने पैसे के बल पर सरकार, जो नेपाल की सरकार है, उस पर अपना हक जमाती रहती है। और यहाँ की एक सरकार कम्युनिस्ट है, चाइना भी कम्युनिस्ट है। अक्सर देखा जाता है कम्युनिस्ट आपस में मिलते रहते हैं। आपने उसमें अक्सर सुनते होंगे कि चीन की सेना को लाल सेना कहते हैं। क्या आपने कभी सोचा ऐसा क्यों कि चीन की सेना लाल सेना कहलाए? कमेंट में ज़रूर आप बताइएगा। ना जाने तो आप पूछिएगा कमेंट में, कैसा क्या उत्तर मिल जाएगा। चीन की सेना को लाल सेना क्यों कहते हैं? और आपके लिए एक सवाल हम छोड़े जा रहे हैं। हम आपको 4 ऐसे राष्ट्राध्यक्षों के नाम बता रहे हैं जिन पर आपको यह विचार करके बताना है कि इन चारों में कौन सा राष्ट्राध्यक्ष बनने से पहले अपने देश का बहुत बड़ा जासूस था। पहला, इमैनुअल मैक्रों, फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। दूसरा, जस्टिन ट्रूडो, कनाडा के प्रधानमंत्री हैं। व्लादिमीर पुतिन, रूस के राष्ट्रपति हैं। और चौथा, स्कॉट मॉरिसन, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री। इन चारों में से कौन सा व्यक्ति अपने देश का महानतम जासूस रहा है? 2 क्वेश्चन आपके लिए रखे हुए हैं, इनको आप कमेंट में जरूर बताइएगा। और नेपाल संबंध में दोनों देशों को आपस में समझौता करके सहमति के साथ में आगे बढ़ना चाहिए। और ये भारत और नेपाल के मध्य रिश्ते में रोटी और बेटी का दोनों का संबंध अक्सर बना रहे। हम चाहेंगे कि दोनों के संबंध सामान्य रहे और ठीक ठाक ढंग से रहे। ये वीडियो आपको जैसा भी लगे, आशा है कि आपको अच्छा लगेगा। इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अधिकतम लोगों तक पहुंचाइए। और ये कोशिश करिए कि अधिकतम लोगों तक पहुंचे। और ये कोशिश करिए कि आप इस मैप को, जिन जिन चीज़ों का हमने चर्चा किया है, मैप के माध्यम से अवश्य पढ़िए। और यदि और जानकारी आप लेना चाहते हैं, यूट्यूब पे हमारे कई सारे अन्य वीडियो पड़े हुए हैं, उनको आप देख लीजिए। आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार।